आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खोलते हैं जो जो किसी भी डरावनी कहानी से ज्यादा खौफनाक है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ठग बहराम की। एक ऐसा नाम जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के तौर पर दर्ज है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे सामने एक वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है जो बताती है कि कैसे एक आदमी ने करीब 50 साल तक बिना खून की एक बूंद बहाए 900 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 931 अगर उसके अपने कबूलनामे पे यकीन करें तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये गिनना नहीं है कि उसने कितने लोगों को मारा, बल्कि ये समझना है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। सही सवाल है। कैसे एक पूरा आपराधिक तंत्र समाज की नजरों के ठीक सामने सदियों तक फलता फूलता रहा। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ठगी नाम के एक कह सकते हैं एक संगठित पंथ की कहानी है। एक ऐसा नेटवर्क जो वीडियो के मुताबिक करीब 600 साल से भारत में सक्रिय था। 600 साल? हाँ, और माना जाता है कि उसने लाखों लोगों की जान ली। बहराम तो इस खौफनाक सिलसिले का सबसे मशहूर और शायद आखिरी चेहरा था। तो चलिए उस दौर में चलते हैं। कल्पना कीजिए 18वीं सदी का आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत का भारत। वो एक उथल-पुथल का दौर था। हाँ, और दिल्ली से जबलपुर, ग्वालियर से भोपाल जाने वाले रास्तों पर एक अजीब सी दहशत का माहौल है। व्यापारियों के काफिले, तीर्थयात्री, छुट्टी पर घर लौटते सिपाही, यहाँ तक कि तवाइफों के पूरे दल सफर पर निकलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बस हवा में घुल जाते हैं। नो कोई लाश, नो लूटपाट का कोई निशान, नो कोई गवाह, कुछ भी नहीं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। वो उस समय भारत में अपनी पकड़ बना रहे थे और कानून व्यवस्था स्थापित करना उनकी पहली प्राथमिकता थी। लेकिन ये एक ऐसा अपराध था जो उनकी समझ से ही बाहर था। और जब उन्होंने जांच शुरू की तो हालात और भी बिगड़ गए। बिगड़ गए? ये तो बहुत छोटा शब्द है। उनके जासूस, उनके मुखबिर, यहाँ तक कि उन्होंने जो सैनिक टुकड़ियां इन रास्तों की छानबीन करने के लिए भेजी, वो भी गायब हो गई। वो भी गायब हो गई। एक मिनट, मतलब जांच करने वाले लोग ही गायब हो रहे थे? ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। बिल्कुल। वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट में जिक्र है कि 5 बड़े जासूसों को इस केस पर लगाया गया था और पांचों के पांचों कभी वापस नहीं लौटे। तो इससे तो लोगों में यही धारणा बनी होगी कि ये किसी इंसान का काम है ही नहीं। सही पकड़ा आपने। आम लोगों के बीच ये डर फैल गया था कि इन जंगलों में कोई बुरी आत्मा है या कोई दैवीय शक्ति है जो मुसाफिरों को निगल रही है। और इसका असर तो व्यापार पर भी पड़ा होगा। जाहिर है, व्यापार ठप होने लगा। लोगों ने इन रास्तों पर सफर करना बंद कर दिया। कंपनी के लिए ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा, ये उनकी सत्ता पर, उनके इकबाल पर एक सीधा हमला था। तो इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? यहीं पर कहानी में कैप्टन विलियम स्लीमैन की एंट्री होती है। अच्छा। 1809 तक जब कंपनी पूरी तरह से हार मान चुकी थी, तब उन्होंने इंग्लैंड से इस अधिकारी को बुलाया और यहीं से इस पूरे खेल के नियम बदलने शुरू हुए। उन्होंने आते ही ठगी और डकैती विभाग नाम से एक स्पेशल यूनिट बनाई। हाँ, और स्लीमैन का तरीका इसलिए क्रांतिकारी था क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपराधियों को पकड़ने पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उस पूरे इकोसिस्टम को तोड़ने पर काम किया जिसमें ये अपराध पनप रहा था। ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं था, ये एक तरह की सामाजिक और प्रशासनिक सर्जरी थी। बिल्कुल। उनका पहला कदम ही बहुत अनोखा था। हाँ, ये मुझे बहुत अजीब लगा। उन्होंने हत्यारों को ढूंढने के बजाय सड़कों के किनारे के घने जंगलों को कटवाना शुरू कर दिया। ये एक हत्यारे गिरोह को पकड़ने का कैसा तरीका हुआ? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये एक शानदार मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक चाल थी। स्लीमैन ने अपराधियों पर हमला नहीं किया, उसने उनके शिकार करने के मैदान पर हमला किया। अच्छा। देखिए, ठगों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी अदृश्यता, घने जंगलों में छिपकर अचानक हमला करने की उनकी क्षमता। तो जंगल कटवाकर स्लीमैन ने सबसे पहले उनसे यही हथियार छीन लिया। एग्जैक्टली। उन्होंने अपराध के मैदान को ही बदल दिया। जब सड़कें खुली और साफ हो गईं, तो छिपना नामुमकिन हो गया। ठीक है, तो स्लीमैन ने उनका मैदान छीन लिया, लेकिन ये सवाल तो फिर भी बना हुआ है कि ये ठग इतने ज्यादा सफल क्यों थे? उनका तरीका क्या था कि सैकड़ों वारदातों के बाद भी कोई एक गवाह तक नहीं बचता था? यहीं पे इस गिरोह की असली क्रूरता और चालाकी सामने आती है। ये कोई साधारण लूटपाट नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही धैर्य वाला मनोवैज्ञानिक खेल था। ठगों के गिरोह खुद को व्यापारी या आम मुसाफिर बताकर किसी बड़े काफिले में शामिल हो जाता था। मतलब वे शिकार के साथ ही सफर करते थे? हाँ, और सिर्फ 1-2 दिन नहीं, बल्कि हफ्तों तक। हफ्तों तक? हफ्तों तक।
वे साथ में खाते पीते, कहानियां सुनाते, एक दूसरे की मदद करते। वे काफिले के लोगों का भरोसा जीतते थे। और इस दौरान वो जानकारी इकट्ठा करते होंगे। बिल्कुल। कितने लोग हैं, कितना कीमती सामान है, कौन सबसे कमजोर हैं, और रास्ते में उनके गिरोह के दूसरे सदस्य भी धीरे धीरे अलग अलग बहानों से उस काफिले में शामिल होते जाते थे। ये तो बहुत ही डरावना है। यानी आप जिन लोगों पर हफ्तों से भरोसा कर रहे हैं वही आपके हत्यारे हैं। हाँ, और हमला कब होता था? कब? हमला तब तक नहीं होता था जब तक 2 शर्तें पूरी ना हो जाएं। पहली, वे किसी ऐसी सुनसान जगह पर पहुंच जाएं जहां दूर दूर तक कोई और ना हो। और दूसरी? और सबसे जरूरी, जब तक उनके ठगों की संख्या काफिले के लोगों से ज्यादा ना हो जाए। अच्छा। अगर काफिले में 40 लोग हैं तो वे इंतजार करते थे कि उनके गिरोह के कम से कम 50-60 लोग वहां जमा हो जाएं। फिर एक तय इशारे पर एक साथ सब पर हमला होता था। और उनके हमले का तरीका वो भी बहुत अजीब था। उनका हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि एक पीला रुमाल था। हाँ, एक पीला रुमाल जिसके कोनों में भारी सिक्के बंधे होते थे। ये उनका ट्रेडमार्क था। और योजना इतनी सटीक होती थी कि हर शिकार के लिए 3 ठग तय होते थे। बिल्कुल। एक अचानक पीछे से आकर रुमाल गले में फंसा देता, दूसरा पैर पकड़कर गिरा देता और तीसरा हाथ काबू में करता। पलक झपकते ही काम तमाम, बिना किसी शोर, बिना खून की एक बूंद गिराए। और इसी वजह से कभी कोई चीख पुकार नहीं होती थी, कोई मदद के लिए नहीं भाग पाता था। लेकिन लाशों का क्या? इतनी सारी लाशें कहीं तो मिलनी चाहिए थी। वो इस सबूत मिटाने में उस्ताद थे। हत्या के बाद वे लाशों के सारे जोड़, खासकर घुटने और कोहनियां तोड़ देते थे। क्यों? ताकि अगर कभी लाश मिले भी तो उसकी पहचान करना मुश्किल हो। फिर उन लाशों को या तो पहले से खोदी हुई कब्रों में दफना दिया जाता या पास के कुओं और नदियों में फेंक दिया जाता था। इसीलिए सालों तक किसी को कुछ पता नहीं चला। हाँ, ये एक परफेक्ट क्राइम था जो बार बार दोहराया जा रहा था। तो इस पूरे आतंक के पीछे जो चेहरा था वो था बहराम। वीडियो के मुताबिक उसका जन्म 1765 में जबलपुर के पास हुआ था। लेकिन वो पैदाइशी हत्यारा तो नहीं था। नहीं? तो वो ठगों का राजा बना कैसे? उसकी कहानी इस पंथ में भर्ती के तरीके को दिखाती है। किशोरावस्था में उसकी मुलाकात सईद आमिर अली नाम के एक कुख्यात ठग सरगना से हुई। अच्छा। और आमिर अली ने उसे इस दुनिया में खींचा। शुरुआत में बहराम छोटे मोटे काम करता था, शायद सिर्फ निगरानी या लूट के माल को ठिकाने लगाने का। लेकिन उसने बहुत जल्दी हत्या करने की ये बर्बर कला सीख ली। ट्रांसक्रिप्ट में डॉली नाम की एक महिला का भी जिक्र है। उसकी क्या भूमिका थी? शुरुआती दिनों में बहराम और उसका गिरोह डॉली का इस्तेमाल अमीर व्यापारियों और अधिकारियों को फंसाने के लिए करता था। वो उन्हें अपने जाल में फंसाती थी और फिर गिरोह उन पर हमला कर देता था। लेकिन बहराम की महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। उसने जल्दी अपना गिरोह बनाया और वो खुद सरगना बन गया। धीरे धीरे उसने 200 से ज्यादा ठगों का एक विशाल गिरोह खड़ा कर लिया। 200 लोग? हाँ, जो सिर्फ उसके इशारे पर काम करता था। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि वो अपनी हत्याओं का हिसाब रखता था। हाँ। उसने खुद 931 हत्याएं करने का दावा किया। ये कौन करता है? ये उसकी मनोविज्ञान के सबसे भयावह पहलू को दिखाता है। मतलब ये सिर्फ लूट के लिए की गई हत्याएं नहीं थी। नहीं। इसका रिकॉर्ड रखना ये बताता है कि वो इसे एक उपलब्धि, एक स्कोर के तौर पर देखता था। उसके लिए ये एक कला थी जिसमें वो माहिर था और उसे इस पर एक अजीब, एक भयानक तरह का गर्व था। तो स्लीमन इस आदमी तक पहुंचा कैसे? अगर बहराम इतना शातिर था तो जरूर कोई बड़ी चूक हुई होगी। हाँ, और वो चूक थी बहराम का दाहिना हाथ, अली। स्लीमैन और उसकी टीम ने सालों की मेहनत के बाद मुखबिरों का एक जाल बिछाया और 1832 में अली को पकड़ने में कामयाब रहे। और अली टूट गया? हाँ, कड़ी पूछताछ और शायद टॉर्चर के बाद वो टूट गया। और उसने जो कुछ बताया उसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। उसने क्या बताया? उसने पूरे नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ठगों के काम करने का तरीका, उनके छिपने के ठिकाने, उनके कोड वर्ड्स, सब कुछ। और उसके निशानदेही पे जब खुदाई शुरू हुई तो अलग अलग जगहों से करीब 500 कंकाल बरामद हुए। 500? हाँ, ये पहली बार था जब इन रहस्यमयी गुमशुदगियों का कोई ठोस सबूत मिला था। लेकिन असली शिकारी बहराम अभी भी आजाद था। और वो अगले 7 साल तक पकड़ में नहीं आया। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, वो लगातार अपनी जगह और पहचान बदलता रहा। लेकिन अली से मिली जानकारी स्लीमैन के लिए एक नक्शे की तरह थी। वो धीरे धीरे पूरे नेटवर्क को खत्म कर रहे थे। और आखिरकार 1839 में 75 साल की उम्र में बहराम को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसका कबूलनामा, उसने बिना किसी पछतावे के 931 हत्याओं की बात मान ली, शांति से, जैसे वो अपने दिन भर के काम का हिसाब दे रहा हो। हाँ,
ये दिमाग को सुन्न कर देने वाली बात है। और उसका कबूलनामा इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये एक और बड़े सवाल की ओर ले जाता है कि ये सब इतने सालों तक कैसे चलता रहा। हाँ, एक आदमी और उसका 200 लोगों का गिरोह ये सब अकेले नहीं कर सकता था। बिल्कुल नहीं। जवाब है कि वो अकेले थे ही नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें और लोग भी शामिल थे? बहुत सारे लोग। ये सिर्फ हथियारों का एक झुंड नहीं था, ये स्थानीय अर्थव्यवस्था और समाज का एक हिस्सा बन चुका था। और यहीं पर ये कहानी और भी ज्यादा जटिल और परेशान करने वाली हो जाती है। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत जरूरी बात बताई गई है कि ये ठग साल के 8 महीने अपने काम को अंजाम देते थे। और बाकी के 3-4 महीने? बाकी 3-4 महीने, यानी फसल के मौसम में वे अपने गांव में लौटकर आम किसानों की तरह रहते थे। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि ये लोग किसान थे? ये कैसे मुमकिन है कि उनके पड़ोसियों को, उनके गांव वालों को कभी शक नहीं हुआ? शायद कुछ को हुआ हो, लेकिन वे चुप रहे, और कईयों को तो पता भी था। सोचिए, एक किसान जो कुछ महीनों के लिए शहर जाता है और जब लौटता है तो उसके पास काफी पैसा होता है। इससे गांव में समृद्धि आती थी। बिल्कुल। इसके अलावा एक और बड़ी वजह थी, स्थानीय व्यापारी और साहूकार। वो इस अपराध में सीधे तौर पर शामिल थे। वे कैसे शामिल थे? वे इन ठगों को उनके अभियानों के लिए पैसा और सामान उधार देते थे, ताकि जब वो किसी काफिले में शामिल हों तो वे असली व्यापारी लगें। और बदले में? और जब ठग लूट का माल लेकर लौटते थे तो मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इन व्यापारियों को मिलता था। ये एक तरह की आपराधिक साझेदारी थी। ठगों को सुरक्षा मिलती थी और व्यापारियों को मुनाफा। हाँ, इसी वजह से ये नेटवर्क इतना मजबूत था। वे समाज से कटे हुए नहीं थे, बल्कि समाज के एक हिस्से के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लीमैन सिर्फ ठगों से नहीं बल्कि पूरे सामाजिक आर्थिक ढांचे से लड़ रहा था। ये तो इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। सही बात है। तो अंत में क्या हुआ बहराम का? बहराम पर मुकदमा चला और 1839 में उसे जबलपुर में फांसी दे दी गई। और उसके गिरोह का? उसके पकड़े जाने के बाद पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया। जांच में पता चला कि लगभग 1400 और लोग इस नेटवर्क से जुड़े थे। उन सभी को पकड़ा गया और सजा दी गई। तो बहराम की गिरफ्तारी ने सदियों से चले आ रहे इस ठगी पंथ का हमेशा के लिए अंत कर दिया। हाँ, हमेशा के लिए। तो इस सब का क्या मतलब है? बहराम की कहानी से हम क्या सीखते हैं? कहा जाता है कि उसका वो पीला रुमाल जिससे उसने सैकड़ों हत्याएं की थी, हाँ, वो कैप्टन स्लीमैन अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जो आज भी उस खौफ की एक निशानी है। मेरे हिसाब से ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक अत्यधिक संगठित, धैर्यवान और मनोवैज्ञानिक रूप से चालाक आपराधिक व्यवस्था समाज की नजरों के ठीक सामने पनप सकती है, खासकर जब वो किसी न किसी रूप में समुदाय को फायदा पहुंचा रही हो। बिल्कुल। यह हमें एक साधारण किसान और एक क्रूर हत्यारे के बीच की महीन रेखा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि जब लालच और डर एक साथ मिल जाते हैं तो कैसे पूरा का पूरा समुदाय भयानक अपराधों में भागीदार बन सकता है, चाहे वो सक्रिय रूप से हो या सिर्फ चुप रहकर। ये सिर्फ बहराम की कहानी नहीं है, ये उस समाज की भी कहानी है जिसने उसे इतने लंबे समय तक ऐसा करने दिया।